हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखें, करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक इतिहासकारों का मत, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड व्यू ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियंस। इस टॉपिक पर इससे पहले भी एक क्लास में हम लोगों ने चर्चा की और उसमें बताया गया था आपको कि जो स्वरूप था प्राचीन इतिहास को लेकर इतिहासकारों में, उसमें दो स्वरूप हमारे पास थे। एक स्वरूप तो ये है कि जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, कहने का मतलब जो यूरोप के इतिहासकार हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या अपना मत रखते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि जब उनका मत हमारे सामने आया, औपनिवेशिक गतिविधियों को उन्होंने ध्यान में रखकर अपने मत को प्रस्तुत किया, तो हमारे यहाँ के इतिहासकार जो देन टाइम उस समय के जो इतिहासकार थे, जब ये प्रसंग चल रहा था, तो इन इतिहासकारों ने क्या कहा और जो यूरोपियन इतिहासकारों ने पॉइंट ऑफ व्यू करने का मत प्रस्तुत किया, उससे सहमति जताए या उनका विरोध किए, या जो कुछ कमियां थी उनको समझकर सुधार करने का प्रयास किया। और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर यूपीएससी सेशन की बात की गई है, अर्थात जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जाती है उसके संदर्भ में। लेकिन ये ध्यान रखें कि यह जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है, बदलते हुए जो हम परिवेश देख रहे हैं विश्व का या राष्ट्रीय परिवेश, उसको ध्यान में रखें तो अति महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट पीएससी, जितनी भी स्टेट पीएससी हमारे संघ के अंतर्गत, अपने राष्ट्र के अंतर्गत, उनसे संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए बेनिफिशियल है। साथ में जितने अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है परीक्षा कंडक्ट करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उसके लिए भी ये क्या अति महत्वपूर्ण है। और इसकी महत्वपूर्णता, कहने का मतलब इसकी महत्वपूर्ण तथ्यों की या प्रासंगिकता की हम बात करें तो हर प्रकार के जो परीक्षाओं का स्वरूप होता है वो समाहित किए हुए हैं। जैसे आपके लिए अगर देखा जाए कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए भी है, रिटन टाइप के भी हैं। और रिटन टाइप में अगर यूपीएससी की हम बात करते हैं तो जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, और मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडी के साथ साथ एस्से के जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ से लिया जा सकता है, जो कि जिसकी संभावना बनी हुई है। और साथ में साक्षात्कार के लिए, और साक्षात्कार के साथ साथ ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी के विकास के लिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए भी ये आवश्यक है। क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारतीयता के स्वरूप को हमें समझना जरूरी होगा। तो जैसे कि कहा कि जब इस टॉपिक को हम लोगों ने चर्चा पहले भी की, आज फिर करेंगे, ओवरव्यू लेंगे। तो सवाल ये है कि जो प्रसंग दिया गया, जो टॉपिक दी गई, जो शीर्षक दिया गया, वो क्या है। आप देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक इतिहासकारों का मत। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके कालखंड की अगर हम बात करें तो निश्चय ही वो प्राचीन कालीन है। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो बाद में आए। तो जो प्रसंग वहाँ घटित हुआ, कहने का मतलब कि प्राचीन काल में जो राज व्यवस्थाएं थी, जो वहाँ प्रसंग यानी जो क्रियाकलाप घटित हुआ, उसके लिए क्या प्रमाण हमारे पास है कि किस आधार पर आधुनिक इतिहासकार उसकी विवेचना करेंगे। तो निश्चय ही कि प्राचीन काल में जो ग्रंथ हैं या जो प्रमाण थे, कई रूप में प्रमाण थे, चाहे वो उत्खनित थे, जो कुछ हमने देखा, जैसे पाषाण काल की बात करते हैं, पूरा पाषाण काल में हम जाते हैं, ताम्र पाषाण काल में जाते हैं, सिंधु सभ्यता में जाते हैं। इसके बाद जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता के बाद जब हम आ जाते हैं वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद जब हम आने की आगे बढ़ते हैं तो परिस्थिति क्या आती है, महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद जब राजवंशों की शुरुआत होती है, तो राजवंशों में जो शुरुआत होती है, चाहे हरेक वंश हो, नंद वंश हो या मौर्य वंश हो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद जो है फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, कहने का मतलब कि ऐसे छोटे छोटे राजवंश आते हैं जहाँ सामंतवादी व्यवस्थाओं का प्रभाव होता है। और सामंतवादी व्यवस्थाएं जब आती है तो कहा जाता है कि वहाँ पर जो राज व्यवस्था थी उसका डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा, विकेंद्रीकरण होने लगा, जो कि हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है मौर्य काल के बाद।
तो उस समय की राज व्यवस्था क्या थी और उस राज व्यवस्था को कौन कौन लोग संचालित कर रहे थे। तो इन सारे स्वरूपों को जब वहां पर हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सतवाहन आते हैं, सुंग आते हैं, ऐसे कई कई राजवंश आ जाते हैं और बहुत सी विदेशी जो जनजातियां थीं यहाँ अपने सभ्यता का एक तरह से उनका विसरण हुआ। आक्रमण तो मानते हैं, इतिहास में बोला जाता है कि उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन हम मानते हैं कि वहाँ से सभ्यताओं का क्या हुआ, कल्चरल डिफ्यूजन हुआ। वो अपने भरण पोषण के लिए इस महान गंगा के मैदान या सिंधु गंगा के मैदान में अपने आधिपत्य को जमाने की कोशिश की। जैसे यूनानी आए, ग्रीक आए, ईरानियन भी एक दो बार आक्रमण किए मौर्य काल के समय। इसके बाद कौरव हैं, शुंग हैं, ये सारे के सारे जब वहाँ पर राज व्यवस्था स्थापित हुई, पहलव हैं। इसके बाद यूची जनजातियाँ आई, तो यूची जनजातियाँ 5 शाखाओं के रूप में आई मंगोलियन क्षेत्र से, और यहाँ जो अपने आप को इस्टेब्लिश की तो वो नाम दिया गया कुषाण वंश। फिर इसके बाद गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त काल के बाद उत्तर गुप्त काल की जब बात होती है तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जो राजवंशों की स्थापना हुई उनमें जो राज व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्थाएं थी, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूप था, वैज्ञानिक विकास था, तो अलग अलग प्रतिरूप दिखाई देते हैं। तो वो देन टाइम उस समय थे, लेकिन जो साक्ष्य वहाँ से उपलब्ध हमें हुआ उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना है कि आधुनिक इतिहासकारों का मत, तो प्राचीन कालीन जो ग्रंथ हैं या जो भी प्रमाण हमारे पास है उसमें जो लिखा गया है, क्या उसको हम प्रमाणिक मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो आधुनिक जब इतिहासकारों की बात करते हो तो निश्चय ही औपनिवेशवादी प्रवृत्ति के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। जब हम भारत की बात करते हैं, अगर सामान्यतः हम भारत की बात कर लेते हैं कि चलो यहाँ पर देखें, जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ की स्थिति है कि यहाँ पर संस्कृतियों का बसा हुआ, तो कौन कौन लोग आए, किस प्रकार से आए, तो स्थितियाँ ये आ गई कि ये पूरा का पूरा जो स्वरूप अगर हम भारत के मानचित्र पर देखने की कोशिश करें तो स्थिति ये है। तो इन क्षेत्रों में बसा हुआ संस्कृतियों का, अब यहाँ पर जब आधुनिक बात होती है कि आधुनिक काल की हम बात करते हैं, तो आधुनिक काल की स्थिति क्या है कि जब यूरोपियंस आए, तो यूरोपीय लोग आए तो हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, किस प्रकार की थी, और वो लोग उन साक्ष्यों को जो साक्ष्य पूर्व में दिए गए थे उसको किस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया। तो देखा गया कि यहाँ पर पहले से ही अनेक प्रजाति या कहा जाए कि अनेक सभ्यताओं का बसाव था। अगर पहले से हम बात करें तो प्राक आर्य थे, फिर आधुनिक आर्य आए, आधुनिक आर्यों के बाद हिंद यूनानी आए, इसके बाद पहलव हैं, शक हैं, कुषाण है, सारी कहने का मतलब कि संस्कृतियों का यहाँ बसाव हो चुका है और उनमें कन्फ्रंटेशन चल रहा है। कन्फ्रंटेशन मतलब विरोधाभास राज्यों को स्थापित करने के लिए। अब सवाल है कि इस पूरे सांस्कृतिक विषमता से भरपूर इस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेज, कहने का मतलब कि यूरोपीय जो औपनिवेशवादी प्रवृत्ति के लोग थे, बेसिकली ब्रिटिश लोग अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और 16वीं, कहने का मतलब 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आती है तो प्रवृत्तियाँ यहाँ अलग अलग दिखाई देती है। तो जब अलग अलग प्रवृत्ति दिखाई देती है तो स्वरूप क्या दिखाई दे रहा है अपने भारत पर, कि भारत पर जो अधिकार किया गया, जिन लोगों का राज्य है, उनमें सांस्कृतिक विषमता तो पहले से है। और जब सांस्कृतिक विषमता है तो उस स्वरूप को कैसे वो न्यूट्रलाइज करें और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करें। तो कहा जाए, जैसे कि जब हमने कहा पहले भी बताया कि इस टॉपिक को जब हम लोगों ने देखा कि ये टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक इतिहासकारों का मत। तो प्राचीन इतिहास हमारा कैसा था, वो मिश्रित था, जिसमें प्राक आर्य हैं, फिर इसके बाद इंडो आर्यन है, द्रविड़ है, साथ में अनेक प्रकार की जनजातियों का यहाँ पर बसाव हो चुका है। अलग अलग सांस्कृतिक परिदृश्य को समाहित करके एक सांस्कृतिक स्वरूप यहाँ प्रलक्षित कर रहे हैं। लेकिन जैसे कहा जाए ये हुआ तो परिस्थितियाँ यहाँ पर आ गई। इसके बाद 712 ईस्वी के आसपास मुस्लिम इन्वेजन होता है। यद्यपि उसका प्रभाव इस्लामी संस्कृति का पहले भी है, लेकिन मुस्लिम इन्वेजन होता है। धीरे धीरे संस्कृति क्या होती है,
मिलने की कोशिश करती है, उस दौरान भी कन्फ्रंटेशन चल रहा है। तो हिंदू मुस्लिम जो फैक्टर है आज भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, लेकिन वह प्रश्न चिन्ह क्यों बना हुआ है आगे हम चर्चा करेंगे। तो इतिहासकारों ने क्या कहा और जो कुछ कहा उसके परिदृश्य में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले भी हम लोगों ने चर्चा की कि जैसे अगर हम आगे चलते हैं तो प्रश्नों के स्वरूप को तो हमने पहले ही देख लिया था। तो स्थिति क्या आ जाती है कि एक तरफ यूरोपियन हिस्टोरियंस है, दूसरे तरफ इंडियन हिस्टोरियंस है। तो जैसे कहा गया विलियम जोन्स है, चार्ल्स विल्किंस है, मैक्स मूलर है और स्मिथ है। यूरोपियन इतिहासकारों का जो मत हम लोगों के पास है, जो प्रमाण है अपने पास, एक तो विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर और वी.ए. स्मिथ। और इसमें से अधिकतर क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन वास्तविक जो नियंत्रण है इनके ऊपर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, दिमाग में ये रखना है। और ये ब्यूरोक्रेट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत के ऊपर क्या करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो इतिहास लिखेंगे। तो ये सार्वभौमिक सत्य तथ्य है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और आविष्कार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वैज्ञानिक आविष्कार ही हो, आविष्कार के स्वरूप अलग अलग होते हैं। और आविष्कार के जब स्वरूप आते हैं तो एक स्वरूप हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे, परिवर्तनशील पैराडाइम्स, चेंजिंग पैराडाइम्स। और चेंजिंग पैराडाइम्स की हकीकत की अगर बात करें सत्यता की, तो सत्यता की वस्तुनिष्ठता, यानी सत्यता और वस्तुनिष्ठता तो हम विज्ञान में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हिस्ट्री एंड कल्चर की बात होती है, इतिहास और संस्कृति की बात होती है, तो यहाँ एक तथ्य को आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी संस्कृति को दूसरे संस्कृति पर आधिपत्य जमाना होता है, दूसरे शब्दों में जब एक राज्य को दूसरे राज्य पर आधिपत्य जमाना होता है, अर्थात शासन करना होता है, तो सबसे पहले उसके सामने स्वरूप क्या आता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जैसे मान लिया कि एक कोई राज्य है, सपोज दैट ये राज्य है और ये राज्य या संस्कृति इस पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रही है, ए और बी। तो सबसे पहले ये यहाँ का जो इंस्टीट्यूशनल आधार है, कहने का मतलब जो संस्थागत स्वरूप है, चाहे जिस भी रूप में हो, जो एक थिंक टैंक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ की राज व्यवस्था को समझेगा कि राज व्यवस्था कैसी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप क्या है। तो अगर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर ए में यूरोपियंस हैं, यानी ब्रिटिश लोग हैं, यूके के लोग हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस समग्र क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहते हैं। अधिकार क्यों चाहते हैं, कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ मनोरंजन करने तो आया नहीं, ये व्यापार करने आए। और व्यापार करने के साथ साथ उनमें राजनीतिक आकांक्षा जाग गई। और यहाँ एक तथ्य ध्यान रखें, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में नहीं लिया बल्कि हमने समर्पण कर लिया। कई बार पूछा जाता है कि बिना युद्ध के हमने समर्पण कर दिया, वो हमारी संस्कृति को अपना लिया, सॉरी हमारे संस्कृति के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया, अर्थात भारत को गुलाम बना लिए। तो भारत की संस्कृति को उनको समझना है। अगर मान लिया कि अब यहाँ पर उनको अधिकार करना है, तो अधिकार करने के लिए क्या करना होगा, इनकी राज व्यवस्था को समझेंगे, इनकी सामाजिक परंपरा को समझेंगे, हर तथ्य को। तो यहाँ पर एक तथ्य हर काल में व्यापक रूप से प्रभावशाली रहा है। कहा जाता है कि जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति पर यदि अधिकार करना चाहती है, तो पहली संस्कृति दूसरे संस्कृति के अंतर्गत जो उसकी आस्था और विश्वास है उसको खोखला घोषित कर दे। ध्यान रखें, वो बार बार कहे कि आप खोखला हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सुधार, आप में सुधार मैं कर सकता हूँ, आपका विकास मैं कर सकता हूँ। तो ये जो संकल्पना है इन अंग्रेजों के दिमाग में थी। तो जैसे जैसे कहा गया, पहले व्यापार की आकांक्षा थी, और आकांक्षा के बाद ध्यान रखेंगे कि आकांक्षा कब थी, आधुनिक काल में। तो यहाँ एक प्रश्न लाजमी है कि जब आधुनिक काल में ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को इतना तोड़ मड़ोड़ को
तोड़ मरोड़ कर उनको पेश करने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी परंपरा प्राचीन भारतीय इतिहास के नींव में निहित है। तो अगर नींव को हिला दिए तो हम पूरे ताउम्र क्या कहते हैं, अपने आधार को खोजने की कोशिश करते हैं और हमारी निर्भरता उनके ऊपर बढ़ जाएगी। वो इस तथ्य को समझ रहे थे, लेकिन हम लोग समझने में नाकाफी थे। क्यों थे? ये निश्चित है कि हम टुकड़ों में बटे हुए थे। ध्यान रखें, प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हम देखते हैं या मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं तो कहा जाए कि हम भारतवर्ष में तो निवास करते थे, हम बोले तो हमारे पूर्वज, लेकिन राज्य बटे हुए थे। और जब इतिहास के काल खंड को आप पढ़ोगे तो ये महसूस भी होता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ पर आए, जो प्रवृत्तियां चल रही थी, 1600 ईस्वी तक उनका आगमन हो चुका है। ब्रिटिश के साथ साथ फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगस भी आए, डेन सब आए। उनमें एक कहा जाए कि इनमें भी अंतर्द्वंद हुआ, लेकिन अंत में सर्वशक्तिशाली अपने आप को इस भारत भूमि पर किसने स्थापित किया? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने जो यहाँ पर आकांक्षा लेकर अपनी प्रवृत्तियों को दर्शाने की कोशिश की, और दर्शाने की कोशिश क्या की आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक आकांक्षा आई तो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, वो भारत की केंद्रीय शक्ति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। फिर जो बचा खुचा था, जो शेष था, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद वो अभी समाप्त हो गया। और 1764 के बाद अगर माने तो 1765 में बंगाल पर पूर्णतः अधिकार कर लिया गया। तो बंगाल पर अधिकार करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको जो कुछ प्राप्त हुआ, असीमित मात्रा में धन प्राप्त हुआ, संपत्ति प्राप्त हुई, जिस पर कि ब्रिटिश संसद में भी काफ़ी चर्चा हुई कि ये लोग भारत को लूट रहे हैं, कंपनी और सरकार को कुछ नहीं प्रदान कर रही है। तो वहाँ से आकांक्षा जगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर महारानी का क्या था? आशीर्वाद था, जिसको हिज मैजेस्टी कहते हैं, क्राउन का आशीर्वाद था। ये आगे प्रक्रिया चलने लगी तो एक स्वरूप निर्धारित किया गया। वो स्वरूप क्या था कि इन पर राज कैसे करें। तो किसी भी राज्य को, जैसे कहा गया कि किसी भी राज्य को या किसी भी संस्था को किसी इतने बड़े राजनीतिक क्षेत्र पर अधिकार करना है, और ये राजनीतिक क्षेत्र तो है लेकिन सांस्कृतिक रूप से विषम है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो उन लोगों ने बखूबी किया। सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, हिंदू और थोड़ा सा कम, कहने का मतलब कम थे मुस्लिम लोग, तो दोनों को इन लोगों ने टारगेट किया। तो टारगेट किया तो ये अधिक टारगेट करने का, कहने का मतलब उस पर केंद्र, कहने का तात्पर्य हुआ कि केंद्रित करने का अधिकार किसको दिया गया? ब्यूरोक्रेट्स को। जैसा कि हमने देखा, विलियम जोन्स से लेकर विल्किंस हैं, मैक्स मूलर हैं और स्मिथ हैं, ये सब लोग हैं जो मेन वक्तव्य हम लोगों के पास आया किताबों के माध्यम से। तो विलियम जोन्स साहब के नेतृत्व में जो हिंदू धर्म की जो मान्य, तत्कालीन समय मान्य ग्रंथ था, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सबकी बात की गई थी, मनुस्मृति, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। ठीक। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784 में। फिर 1804 में मुंबई में भी स्थापित किया गया और 1823 में बंगाल में, ब्रिटेन में भी किया गया। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया विलियम जोन्स के द्वारा। फिर चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अनुवाद किया गया। तो ये मौलिक ग्रंथ हैं। अब इन मौलिक ग्रंथों में जो लिखा गया था, उसके आधार पर इन्होंने हमारी परंपरा को सप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, और ये दिखाने की कोशिश की कि हम आपसे बेहतर हैं, सुपीरियर हैं। तो पहले तो हमारी प्रवृत्ति को ही समझ लिए। जैसे कि मनुस्मृति में जब मनुस्मृति का अनुवाद किया गया द कोड ऑफ जेंटू लॉ, तो पूर्व क्लास में बताया था कि जेंटू का तात्पर्य क्या? हिंदू। पहले वो हिंदू, उस समय पहले हिंदू को जेंटू बोलते थे। तो कोड ऑफ जेंटू लॉ यानी हिंदुओं का जो कोड ऑफ कंडक्ट, एक तरह से नियम है, वो क्या है? जब उनका अध्ययन किया, कुछ मुस्लिमों लोगों का अध्ययन किया, तो इन्होंने क्या किया कि जो न्याय व्यवस्था में सो कॉल्ड वहाँ के जज नियुक्त किए गए, उनकी सहायता के लिए जो दीवानी मामले थे,
दीवानी मामले थे, उन दीवानी मामलों के में सहायता प्रदान करने के लिए, हिंदू के दीवानी मामलों के में सहायता प्रदान करने के लिए पंडितों को, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे जो समझते तो उनको नियुक्त किया सहायक के रूप में, और मुस्लिम वर्ग में मौलवियों को नियुक्त किया गया सहायक के रूप में। तो जब उनको पैसा मिलने लगा, कहने का मतलब ये नहीं कि वर्ग विशेष से यहाँ कोई मतलब नहीं, ध्यान रखें कि पंडित और मौलवी से मेरा मतलब नहीं है, व्यक्तित्व से मतलब है कि आपको अगर पैसा दिया जाने लगा, आपको संसाधन मिलने लगा, तो हम क्या होते हैं, आप भी इधर उधर क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करने लगे कि सभ्यता और संस्कृति की कमी अच्छाई दोनों बताने लगे और एक पुल की तरह काम करने लगे। पुल की तरह काम करने लगे तो उनको समझ में आने लगा। फिर आगे देखा गया कि सब कुछ समझ गए, तो जैसे हम आगे जाते हैं कि चलो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, भगवत गीता का हुआ। तो भगवत गीता हमारे लिए पवित्र थी, आज भी आप देखते हो कि सारा कुछ हम लोग जुडिशरी से लेकर हर जगह भगवत गीता को हम पवित्र मानते हैं। तो यहाँ पर बात की गई। फिर इसके बाद तरह तरह के राइटर्स आए, जिसमें हमने चर्चा की थी मैक्स मूलर, स्मिथ का। तो मैक्स मूलर और स्मिथ लोग जब आते, दोनों राइटर्स आते हैं कि जैसे हमने देखा कि मनुस्मृति का कर लिया, इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी, ये इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम और भगवत गीता। तो विलियम जोन्स ने कब किया, ये ध्यान रखेंगे, पहले भी बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, किसने अनुवाद किया, कब किया, भगवत गीता का किसने किया, कब किया, तो ये आप देख रहे हो। इसके बाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, मैक्स मूलर जो जर्मन थे, जो लगभग 50 वॉल्यूम में किताबों को लिखा, जिसमें मूलतः अगर जब हम पढ़ते हैं तो इन्होंने भारतीय संस्कृति की नकारात्मकता को प्रदर्शित करने की कोशिश की और हर जगह इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति या राज व्यवस्था में जो लोग जी रहे हैं वो वास्तविकता से काफी दूर हैं। यानी प्राचीन काल के लोग जो थे वो वास्तविक राज व्यवस्था से काफी दूर थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था, और वो वर्तमान अपने भौतिक सुख की जगह वो परलौकिक सुख की ही कामना करते थे, और वो स्वेच्छाचारी थे। वर्ण व्यवस्था इतनी खतरनाक थी कि एक दूसरे को क्या करने वाले थे, देखना नहीं चाहते थे। कुछ हद तक ये सत्य है। फिर बताया गया कि उनमें राष्ट्रीयता का अभाव था और स्वशासन का अनुभव नहीं था। तो ये बातें जब इतनी कही गई तो सामने आने लगी, तो बार बार हमें कहने का मतलब कि ये कहा गया कि आपके प्राचीन इतिहास तो ऐसा है भाई, जैसे आप समाज में देखते हो, हमारे यहाँ गांव हो शहर हो कहीं भी, समाज के 5 लोग आए और आकर बोलें कि आपके पूर्वज तो ऐसे थे, आपके पूर्वज तो ऐसे थे, जैसा कि देखा जाता है वही स्थिति कि आपके पूर्वज तो ऐसे थे, समान रूप से कहा जाए कि कुछ करने योग्य नहीं थे। उसी तरह से जब इन्होंने बात की तो फिर अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, जो कि माना गया कि पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती, यह भी अगर हम अपनी बात करते हैं एज ए इंडियन, बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने के नाते, कि जब किताबों में लिखा गया कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी.ए. स्मिथ के द्वारा जो लिखी गई 1904 में लिखी गई 1904 में, और लिखा किया जा रहा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हमारे इतिहासकारों ने भी मान्यता दी, जो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि यह प्राचीन भारत की पहली प्रमाणिक पुस्तक थी। अब सवाल यहां पर यह होता है कि मूल्यांकन हमें करना है कि स्मिथ साहब तो अंग्रेज हैं, तो हमारी परंपराओं को कितनी गहराई से वो समझते हैं, कितनी गहराई से समझते हैं। और ये सत्य तथ्य है, हम जानते हैं, आप भी जानते हो, महसूस भी करते हो कि अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं या पंजाब हरियाणा के हैं, तो चेन्नई अगर हम जाते हैं तो तमिलनाडु की संस्कृति को हम समझने में असमर्थ हैं। अगर हम यहाँ बैठे बैठे तमिलनाडु का इतिहास लिख दे तो हास्यास्पद है। हम यहाँ बैठे बैठे केरल का इतिहास लिख दे तो हास्यास्पद है। यहाँ हम बैठे बैठे केरल की सभ्यता और संस्कृति के विषय में बात करें तो वह हास्यास्पद है। लेकिन ये लोग तो सैकड़ों मील दूर से आए और थोड़ा बहुत देखा और हमारे इतिहास को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई भी किया
उसकी प्रासंगिकता को, अप्रासंगिकता सबको दिखा दिया और एक पुस्तक प्रस्तुत कर दी हमारे सामने, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। और हम मानते भी हैं। और ये अजीब सा एक तथ्य है, जैसे प्रश्न में देखा गया कि जरूरत है, हमें इसकी रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि इतिहास में कई ऐसे तथ्य हैं जो सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक समान सा तथ्य आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हम भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और हमारे लिए तो हास्यास्पद है। आप सोचो, हमें पढ़ाया गया, प्रश्न का उत्तर भी उसी आधार पर हम देखते हैं कि भारत की खोज कब की गई। भारत की खोज कब की गई? 1498 में। एक यूरोपियन आया और उसने भारत की खोज की। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अरे उस यूरोपियन ने जो भारत की खोज की, वहां के इतिहास के लिए है कि यूरोपीय लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति गया, वास्को डिगामा या कोलंबस चला गया उधर, ये गया और 1498 में भारत की खोज की। तो यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन हम अपने पढ़ते और बच्चों को पढ़ाते। तो कितना हास्यास्पद है कि भारत की खोज 1498 में हुई। इस वाक्य की भी विवेचना अति आवश्यक है। उसी तरह से जैसे कहा गया कि ये आए और इन्होंने लिख दिया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्मिथ साहब, और ये माना गया कि प्राचीन भारत की सबसे प्रमाणिक पुस्तक है। ये वेद को भी समझते हैं, ये सारे ग्रंथों को समझते हैं, सारी परंपराओं को समझते हैं। कितने वर्ष तक रिसर्च किया था? 10 वर्ष, 20 वर्ष, और सारी किताब लिख दिया। तो इनमें भी क्या लिखा गया? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या लिखा गया? सारी बातें वही संशोधित करके लिख दी गई जो कि मैक्स मुलर ने लिखा। इन्होंने क्या लिखा कि भारतीय लोग स्वेच्छाचारी हैं, परलौकिकता पर विश्वास करते हैं, वर्ण व्यवस्था अतिरूढ़ है, उसको तो हम भी मानते हैं, राष्ट्रीयता का अभाव है, स्वशासन का अनुभव नहीं है। अब इनसे बात करो, ये लिख रहे हैं 1904 में और बात कर रहे हैं वैदिक काल से लेकर सब कुछ। लेकिन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चोल काल में स्वशासन का आधार मिलता है। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य में स्वशासन का पूर्ण आधार मिलता है, विजयनगर में मिलता है। उससे पहले अगर हम वैदिक काल में कहें तो सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाएं किसको इंगित करती हैं? तो इन लोगों ने क्या लिखा? कुल मिलाकर ये 4 जो इतिहासकार हमारे पास हैं, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मुलर और वी.ए. स्मिथ, इन 4 इतिहासकारों के अनुसार, जैसे पहले भी बताया कि ये ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, नौकरशाह हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ हिज मैजेस्टी यानी क्राउन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी नियंत्रित कर रहा है या ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको नियंत्रित कर रहा है, वहाँ से जो आदेश मिला कि इस तरह से इतिहास को प्रस्तुत करो और भारतीयों को बेचारा बनाकर दिखाओ। और बेचारा कैसे बनाया गया? बेचारा का मतलब क्या हुआ? हेल्पलेस। तो कहा गया कि आप स्वेच्छाचारी हो, आप परलौकिकता पर विश्वास करते हो, इस लोक के लिए आप सुनते, अपने विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप में वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल है कि एक दूसरे को मारने के लिए, मरने के लिए तैयार हो, आप में राष्ट्रीयता का अभाव है, आप में स्वशासन का अनुभव नहीं है। तो आपके विकास के लिए हम पर्याप्त आधार देने के लिए तैयार है, इसलिए आप हमारे यहाँ शासन करें। और ये अधिकार है, अब मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि हम आपके ऊपर शासन करके आपको अच्छे मार्ग की तरफ लेकर जाए। इतनी बातें कही गई और कहने का मतलब कि हमें हमारी सभ्यता को, भारतीय लोगों को ऐसे प्रस्तुत किया गया कि ये बेचारे हैं। बेचारा शब्द एक सामान्य सा शब्द है जो कि हमें दिखाई देता है। जैसे आप समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति है, सो कॉल्ड, मैं किसी को कमजोर नहीं मानता, लेकिन लोग मानते हैं बेचारा। जैसे कि महिलाओं को माना जाता है, जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हैं, कोई महिला बच्ची आ गई तो आप सीट पर से खड़ा होते हो, खड़ा होकर उत्तरदायित्व तो आप निभाते हो, लेकिन आपके दिलो दिमाग में क्या कि बेचारी को बैठने दो, हेल्पलेस है। यानी उसकी गरिमा पर हम क्या करते हैं? वार करते हैं।
तो यहाँ जो कुछ दिखाया गया कि भारतीय लोग स्वेच्छाचारी हैं, परलौकिकता पर विश्वास करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में पूरी तरह से बधे हुए हैं, राष्ट्रीयता का अभाव है, स्वशासन का अनुभव नहीं है, ये बेचारे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारे गरिमा पर क्या था, एक तरह से कुठाराघात था, वज्रपात था। अब चूंकि उस समय कोई समझे क्या, हमारी कमियां थीं, लेकिन जब उपनिवेशवादियों ने ये तर्क दिया, तर्क कब आ रहा है देखें 20वीं शताब्दी तक, जबकि हमारे पास जो आधार है, जो स्वरूप है हमारा, इसमें उपनिवेशीवादी शक्ति हमें पूर्णतः जकड़ चुकी है। मैक्स मुलर साहब ने जब अपने ग्रंथ को लिखा तो वहां कहा कि जो 1857 की क्रांति हुई वह बिग आई ओपनर थी। किसके लिए? कॉलोनियल रूल के लिए बिग आई ओपनर थी। तो बिग आई ओपनर थी तो 1858 का जो एक्ट आया, जो प्रस्तुत किया गया, कहा कि हम आपके लिए काम करेंगे, तो उसमें एक हिडन एजेंडा था। वो एजेंडा क्या था, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं यहां पर। वो एजेंडा ये था कि हम आपके साथ तो चलेंगे, लेकिन यहां पर एक एजेंडा इन्होंने निर्धारित कर दिया, क्योंकि अभी कार्यक्रम यही चल रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा, बेसिकली उपनिवेशवादियों के अनुसार। क्योंकि बीए स्मिथ की किताब का बात है 1904 में। 1904 का काल क्या है? बंगाल पार्टीशन का, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, बंगाल पार्टीशन होने वाला 1 साल बाद, और वहां से कहानी लिख दी गई। अब इस कहानी को ध्यान में रखना, तब प्रश्नों के उत्तर हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। 1857 की क्रांति जब होती है तो 1857 की क्रांति सफल है या असफल है, इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। और ये दुर्भाग्य है कि जो हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने इसको पॉजिटिव माना, उनकी संख्या बहुत कम। बहुत से इतिहासकारों ने तो ये बोल दिया कि सिपाही विद्रोह के अलावा कुछ भी नहीं था, और जो यूरोपियन थे वो तो हमारे खिलाफ थे। लेकिन उनके अंदर एक डर आ गया, और उस डर को क्या बोला मैक्स मुलर ने? बिग आई ओपनर। तो वहां एक छुपा हुआ एजेंडा निर्धारित किया गया और कहा कि फिर से इतिहास को लिखो। और छुपा हुआ एजेंडा क्या था, जो कि सामने नहीं आया? आज तक वो दंश दे रहा है हमें, आज तक हमें डंक मार रहा है। कैसे मार रहा है देखो, एक उदाहरण यहां दे रहा हूं, बाकी आगे और भी उदाहरण आपके सामने आएंगे जब पूरा इतिहास आप पढ़ोगे। 1857 में जो उनकी डर थी, क्या थी मूल रूप से? 1857 की क्रांति में हमारे यहाँ एक बॉन्ड बना जिसको कहा गया HM, हिंदू मुस्लिम बॉन्ड। जब 1857 की क्रांति को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, सूक्ष्म विश्लेषण करोगे, तो हिंदू मुस्लिम एकता ने क्या किया, उसको चरम पर पहुंचाया। चाहे वो क्षणिक रहा हो, तत्कालिक रहा हो, लेकिन वो किसी ऐतिहासिक टॉर्नेडो से कम नहीं था। ठीक, लेकिन कहा जाता है कुछ अपने लोगों ने ही साथ नहीं दिया। तो इतिहास गवाह है कि भारत कभी भी, आज हो या पहले हो या भविष्य में, अपनों से ही हारा है। ध्यान रखेंगे। तो HM फैक्टर, अब इसको अलग करना है तो तरह तरह की बातें होने लगी और आधार लिया गया। तो दो स्वरूप हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति विषम है। कन्फ्रंटेशन क्या है, स्वाभाविक है, तो इसका फायदा उठाया। 1875 में दो आंदोलन हमारे पास दिखाई देते हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन मोमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम मोमेंट जो कि सर सैयद अहमद खान का था, और दूसरा दयानंद सरस्वती का आंदोलन, वेदों की तरफ वापस लौटो। तो दोनों में कन्फ्रंटेशन हुआ। इसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया, एक दूसरे को अलग करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो कि 1860 के दशक में एक तरह से कहा जाए कि अंगड़ाई ले रही, लेकिन उनको भी एकीकृत करने के लिए चाल चली गई। और कई इतिहासकार मानते हैं कि 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ, उसके पीछे भी अंग्रेजों का जो मंतव्य था, जो विचार था, जो इच्छा थी, यही थी कि छोटे छोटे संस्थानों को एक जगह ले आया जाए और इसमें एक सेफ्टी वाल की तरह कार्य करे। तो ये बाद में प्रसंग आएगा तो कभी बात होगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम फैक्ट, इसको अलग करना था।
करते करते अंततः 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, उसके बाद ही एक वर्ष बाद क्या होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और ये इस तरह से बटा कि अंततः 1947 में हमारे पास डुअल नेशन थियरी क्या होगी, सत्यापित हो गई। तो कहने का तात्पर्य कि इन लोगों ने जो कुछ किया वो हमें बेचारा समझकर दिखाया, हमें बांटने की कोशिश की, तो ये इनका उद्देश्य था। तो जितने भी औपनिवेशिक इतिहासकार आए वो दिखाने की तो कोशिश की कि वो हमारे हमदर्द हैं, लेकिन कहा जाए कि वो पीठ पर क्या क्या कर दिया, चाकू क्या कहते हैं, घोंप दिया और परिस्थितियां ऐसे दिखाई दिया। अब सवाल है कि हम फिर वापस आते हैं, जब इन इतिहासकारों को हम देखते हैं कि इतिहासकार है, तो देन टाइम जो 20वीं शताब्दी का स्वरूप हमारे पास आ रहा है, तो ये कुछ हमारे पास तत्कालीन बुद्धिजीवी आए, जिसमें आप देख रहे हैं कि राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, पांडुरंग मामन काणे, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, हेमचंद्र राय चौधरी, आरसी मजुमदार, नीलकंठ शास्त्री, केपी जायसवाल, इवन घोषाल, डीडी कौशाम्बी, ये लोग आते हैं। तो इनमें क्या हुआ कि जो उपनिवेशवादियों ने तर्क प्रस्तुत किया, और तर्क प्रस्तुत किया तो कुछ एक सीमा तक मानते कि वर्ण व्यवस्था वाली स्वरूप को तो हम लोग भी स्वीकार करते हैं कि वो गलत था, वो अच्छा नहीं था, कष्टकारी है वर्ण व्यवस्था वाली परिस्थिति। लेकिन स्वेच्छाचारी, परलौकिक, एहलौकिक, राष्ट्रीयता का अभाव, स्वशासन का अनुभव जो बेचारा हम बेचारे के रूप में दिखाई दिया, प्रस्तुत किया गया, इस तर्क से जो तत्कालीन जो बुद्धिजीवी भारतीय थे वो मतलब कहने का उनमें कुंठा आ गई। तो इन लोगों ने क्या किया, तुलना किया कि हम अब क्या करें, चूंकि राज व्यवस्था तो उनके हाथ में है। अब जब 1901 के दशक को आप देखो, जब बंगाल का पार्टीशन हो गया, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, अंग्रेजों का राज है पूरे भारत के ऊपर, तो हम विद्रोह कर नहीं सकते। तो बुद्धिजीवियों ने क्या किया, एक स्वरूप अपनाया। क्या स्वरूप अपनाया, उन्होंने जो कुछ विचार इन विद्वानों ने प्रस्तुत किया, कहने का मतलब यूरोपियन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की, तो उनको क्या किया, एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहले क्या आया कि देखा गया कि जो उपनिवेशीवादी सत्ता है उनके पास क्या है, ये काफी लचीले हैं, लचीले हैं, लचीले उपनिवेशवादी हैं, फ्लेक्सिबल जो सत्ता है ये क्या है, लचीली प्रकार की है, फ्लेक्सिबल है, जिसमें न तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की बात नहीं की गई या इस तरह से वो प्रतिबिंब दिखाया गया। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था क्या रूढ़िवादी है। ये स्वीकार किया कि हम लोग रूढ़िवादी तो हैं, ये स्वीकार कर लिया कि हम लोग परंपराओं में बंधे हुए हैं। वहां पर विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, विकसित है। इसके बदले हमारे यहाँ क्या है, इसके बदले हमारे यहाँ खोखली वर्ण व्यवस्था है। ये सारा प्रसंग प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कहा जा रहा है, और कहा कब जा रहा है, ये ध्यान रखें, 20वीं शताब्दी में। इसके बाद एक प्रसंग और उनके दिमाग में गया। पहले क्या हुआ, लचीली उपनिवेश, वहां उपनिवेशवादी जो व्यवस्था है लचीली, हमारे यहाँ क्या है, रूढ़िवादी है, काफी जटिल है, रूढ़िवादी है। इसके बाद कहा गया वहां पर विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसके बदले हमारे यहाँ देखो तो वर्ण व्यवस्था काफी खोखली है। यहां पर देखा है, बताया गया कि इनमें सामाजिक समझ है,
इनमें क्या है, किनमें, जो उपनिवेशीवादी लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, उनमें सामाजिक समझ है। हमारे यहाँ क्या है, सामाजिक अलगाव है या वैमनस्यता है। तो इन ये तो हमने उन जो इतिहासकार लोग जो थे वहाँ पर इस समय, जैसे चाहे राजेंद्र लाल मित्र हों, भंडारकर हों, पांडुरंग शास्त्री हों, देवदत्त रामकृष्ण हो, राय चौधरी हो, मजूमदार हों या केपी जायसवाल हो, सब लोगों ने स्वीकार ये किया कि ये तो सत्य है। तो हम क्या करें? अब सवाल ये है कि कुछ बातें तो हमारे पास सामने कि हमारे में कमी है, हमारी राज व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में कमी है, तभी तो हम गुलाम बने। तो हम क्या करें? तो ये हुआ कि इन तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए हमें नई सोच की आवश्यकता होगी। क्या होगी? ये सब कुछ हमारे पास तो है, लेकिन अब हमें नई सोच की आवश्यकता है। जैसे ये तथ्य इनके दिमाग में आया, इन विद्वानों के दिमाग में ये तथ्य आया, जैसे ये तथ्य विद्वानों के दिमाग में, यानी कहने बुद्धिवादियों के दिमाग में आया, तो इनमें एक स्वरूप आया, सुधार की बिजली कौंधने लगी। इसमें क्या हुआ? सुधारवादी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। सुधारवादी प्रवृत्ति जन्म ली कि सुधार तो होना चाहिए, और सुधार किस आधार पर होना चाहिए ने जन्म ले लिया। सुधारवादी प्रवृत्ति का क्या हुआ? जन्म हुआ। लेकिन इसका आधार क्या होगा? आधार ये होगा कि जो भी सुधार किया जाए, ऐसा सुधार हो कि सामाजिक सुधार तो हो। इस सुधारवादी प्रवृत्ति से क्या हो? उद्देश्य क्या था सुधार का? सुधार का उद्देश्य जो है, इन बुद्धिवादियों ने ऐसे प्रस्तुत किया, बुद्धिजीवियों ने, एक तो सामाजिक सुधार हो, समाज के खोखलेपन को हम क्या करें? दूर करें। और सामाजिक सुधार में सारी व्यवस्थाएं जो वाद से ग्रसित है, जातिवाद, धर्मवाद, सबको हम दूर करें। माने इतिहास के लेखन की बात हो रही है यहाँ पर। और दूसरी ओर ऐसा सुधार किया जाए कि वह स्वराज्य की डिमांड करे। क्या करे? स्वराज्य की मांग के लिए आधार तैयार करे। मांग के लिए आधार तैयार करे, आधार प्रदान करे, ऐसा सुधार हो। कहने का मतलब कि उनकी लचीली उपनिवेशवादी नीति, विकसित पूंजीवादी समाज और सामाजिक समझ को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब हमने देखा तो हमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये सुधार हो तो कैसे हो? जैसे समाज का हम इतिहास का पुनर्निर्माण करें और उसमें सामाजिक सुधार करें, और वो सामाजिक सुधार के साथ साथ हमें राष्ट्रीय भावना जागृत कर दे, जिससे हम स्वराज्य की प्राप्ति कर सके। देखो, कहने का मतलब उन्होंने हमारी कमी दिखाई, उस कमी को हमने स्वीकार किया और कहा कि हमारे समाज में जो कमी है उसका हम सुधार करें, और सामाजिक सुधार के साथ साथ हम राष्ट्रीय भावना को जागृत करें ताकि हमें स्वराज मिले। ऐसे हमें प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण करना होगा। अब सवाल है कि यहाँ पर जो विद्वान हमारे पास आए, जो भी विद्वान आए, तो ये विद्वान यहाँ पर हमने देखा जो कि प्रसंग हम लोगों के पास आया, दो भागों में बट गए। जो भारतीय इतिहासकार थे देन समय, जिनका नाम हम लोगों ने देखा, इनके जो मत हैं, मतों के आधार पर इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तर्कनिष्ठ थे, और दूसरे वस्तुनिष्ठ थे। तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, जिसमें वस्तुनिष्ठ जो इतिहासकार थे ये ज़्यादा खुलकर सामने आए, जिसमें राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल
भंडारकर, पांडुरंग साहब, राय चौधरी, आरसी मजूमदार, केपी जायसवाल, एल बासम, इसके साथ साथ डीडी कौशाम्बी। अब ये जो विद्वान आते हैं तो अलग अलग बातें कहते हैं। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि क्या क्या किन प्रसंगों पर इन लोगों ने मूल रूप से चर्चा की। तो जैसे राजेंद्र लाल मित्र साहब हैं, इन्होंने खुलकर अपनी बातें कही, और जो बातें कही राजेंद्र लाल मित्र, सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? राजेंद्र लाल मित्र की। राजेंद्र लाल मित्र साहब ने क्या किया, जो पुस्तक लिखी, नाम क्या है? इंडो आर्यन। पुस्तक का नाम है इंडो आर्यन। में खुलकर इन्होंने बातें की, और ये बातें जो हैं कई भारतीयों को पसंद भी नहीं आई, विवाद का स्वरूप भी आया। एक तो निरपेक्षता से अपनी समाज की व्यवस्था को, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, परत दर परत उसे खोलने की कोशिश की कि वर्ण व्यवस्था कैसे आई, जाति व्यवस्थाएं कैसे हुई, और किस प्रकार से एक जाति दूसरे जाति का शोषण की, इसकी बातें की। लेकिन एक तथ्य इन्होंने प्रस्तुत किया जो काफ़ी विवाद बना, बाद में आज भी है, और उसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है, ये पुस्तक में लिखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। राजेंद्र लाल मित्र साहब ने एक जगह प्रसंग दिया है कि प्राचीन जो भारतीय थे, जो आर्य लोग थे, गौ मांस खाते थे, जो कि बीफ को लेकर काफ़ी कुछ होता रहता है। तो ये प्रसंग है, तो इन्होंने दिया, जिसका बाद में इतिहासकारों ने क्या किया, काफ़ी विरोध किया। इसके बाद जब दूसरे हम जाते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा, जो पंडुरंग बामन काणे की है। पांडुरंग बामन काणे ने क्या किया कि जो हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र प्रस्तुत किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये वस्तुगत प्रश्न भी आपके पास आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ठीक। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पर इन्होंने क्या किया, 5 वॉल्यूम में लिया कि पांडुरंग बामन काणे ने। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर इन्होंने भी खूब खुलकर चर्चा की। प्राचीन भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज के नियम, उन पर खूब खुलकर चर्चा की, और जहां नकारात्मकता देखी वहां इन्होंने आलोचना भी की। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, आरसी मजूमदार की जो पुस्तक है, इन पुस्तकों का नाम भी आप लोगों को याद करना होगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी प्रकार के, मल्टीपल चॉइस टाइप, उसमें डायरेक्ट इन पुस्तकों के नाम और राइटर्स पूछे गए। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, इसमें आरसी मजूमदार साहब ने भी खूब निरपेक्षता से चर्चा की। जो अच्छाई है उसको भी बताया, जो बुराई है उसको भी बताने की कोशिश की। क्लियर। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, नीलकंठ शास्त्री साहब की, इस पर भी इन्होंने क्या किया, निरपेक्षता से अपने विचार को प्रस्तुत किया और सुधार की अपेक्षा की। क्या नाम है इस पुस्तक का, देखें, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में के नीलकंठ शास्त्री साहब ने क्या किया, खुलकर चर्चा की, निरपेक्षता को दर्शाने की कोशिश की कि हमारी कमी क्या है, अगर हमें सामाजिक सुधार करना है और ऐसा सुधार जिसमें राष्ट्रीय भावना को हम जागृत कर दें, तो इस तरह से इतिहास को हमें लिखना होगा, अपनी कमियों को दिखाना होगा, और कमियों को दूर करने के बाद नए सकारात्मक प्रयास के द्वारा नए इतिहास का निर्माण करना होगा, जो कि उपनिवेशीवादी इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया उससे अलग होना चाहिए। इसके बाद फिर हम आते हैं, देखें, ये जो हिंदू पॉलिटी नामक किताब है, इस पर ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण किताब है। हिंदू पॉलिटी जो है, जो केपी जायसवाल साहब की, ये ऐसी पुस्तक है कि इसके जब प्रसंगों को आप देखोगे, या जो प्रसंग है, इसने क्या किया, भारत में राष्ट्रीयता के स्वरूप को प्रदर्शित कर दिया। इन्होंने जो कुछ दिया उसमें राष्ट्रीय, कहने का मतलब राष्ट्रीय, एक तरह से पॉलिश कर दी राष्ट्रीयता की। तात्पर्य ये हुआ कि इनका ये मानना था कि जो बुराइयां उसको दूर करो, जो कुछ है वहां से हम राष्ट्रीयता का अंकुरण ले सकते हैं। तो केपी जायसवाल ने क्या किया, राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयास किया और कहा कि इस तरह से इतिहास लिखी जाने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं एल बासम की जो पुस्तक है,
देखिए ना, वांडर दैट वाज इंडिया, तो नाम से ही पता चल गया कि इसमें क्या लिखा गया होगा। इन्होंने बेबाक तरीके से भारतीय संस्कृति, कला के साथ साथ इतिहास के अनेक पहलू को प्रदर्शित करने की कोशिश की। ठीक, तो क्या, वांडर दैट वाज इंडिया, और कहा कि हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सकारात्मक है वो सर्वोपरि है। इसके बाद देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री, जिसमें डी कौशाम्बी हैं, और दूसरी उनकी पुस्तक है, इसी को संशोधित किया गया, एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन और हिस्टोरिकल आउटलाइन। इस पुस्तक में भी कौशाम्बी साहब ने क्या किया, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के को परत दर परत खोलने की कोशिश की कि प्राचीन काल में ऐसी हमारी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थीं, और वो व्यवस्थाएं क्यों ऐसे थीं, उसका तत्कालीन कोई न कोई कारण था। तो आज के इतिहासकार उसको अगर गलत या सही, पॉजिटिव या निगेटिव, धनात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति में बांधने की कोशिश करते हैं, तो इतिहास के साथ ये जजमेंट नहीं है। और जो यूरोपियन इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया, इसलिए किया कि उनका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास के पहलुओं को सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, क्योंकि वो नकारात्मक है, उसकी जगह अपनी प्रवृत्ति को लाद दिया जाए, जिससे वो आसानी से भारत में उपनिवेशी राज्य का विस्तार कर सके और हमें सदा के लिए गुलाम बना सके। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो दोनों स्वरूप है। तो जो यूरोपीय इतिहासकार है, ये नहीं कहा जाएगा कि हर तथ्य को उन्होंने गलत प्रस्तुत किया। कुछ जैसे वर्ण व्यवस्था पर जो बातें की उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अन्य जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किया उसको स्वीकार करने के लिए हम बाध्य नहीं है, न मानेंगे। और जो अपने इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार, तो कई भारतीय इतिहासकार भी अलग अलग भावनाओं से प्रेरित थे, और प्रेरित होने के बाद उन नकारात्मकता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, सकारात्मकता को नहीं दिखाया। लेकिन आज क्या जरूरत है? तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर या मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, तो जब हम आते हैं स्वतंत्रता के बाद, कि 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद क्या जो प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियां थीं वो हमें प्रभावित कर रही हैं? तो निश्चय ही प्रभावित कर रही हैं। अब वर्तमान में आ जाए तो निश्चय ही आप इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक या आज़ादी से पहले की जो प्रवृत्तियां थीं, वो प्रवृत्तियां आज भी भारत को परेशान कर रही हैं, और कहीं ना कहीं नासूर के रूप में हमारी सभ्यता और संस्कृति में कैंसर के रूप में हैं। तो हम क्या करें? तो ये अच्छा होगा कि अपने इतिहास को फिर से लिखा जाए, और इतिहास जब लिखा जाए तो उसमें सकारात्मकता को डाला जाए। तो सवाल है कि नकारात्मकता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नकारात्मकता क्या है? हमें पता है कि हमारा भारत संस्कृतियों का क्या है, एक समायोजन है, और जितनी कहा जाए कि शायद विश्व की सारी संस्कृतियां हमारे यहाँ समायोजित हैं। तो कन्फ्रंटेशन स्वाभाविक है। हमारे यहाँ समस्या क्या है? तो हमारे अनुसार समस्या, एक शब्द हम लेते हैं, याद रखना आप, वाद। ये शब्द, इस व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये हमारे लिए समस्या है। और ये वाद इसलिए है कि हमारे प्राचीन काल में ये स्टैटिक रूप में, कहने का मतलब स्थैतिक रूप से इसको दिखाया गया कि हम इस वंश के, इस जाति के, इस धर्म के, इस समूह के, इस क्षेत्र के हैं, इसलिए इनका हम अनुसरण करते हैं। इस कारण हमें परेशानी ज़्यादा है। लेकिन अगर कहा जाए कि जितने भी हमने नाम लिया व्यक्तिवाद,
परिवारवाद, भाई भतीजावाद, समूहवाद, जातिवाद, धर्मवाद, लेकिन वास्तव में हम क्या हैं? भारतीय हैं। तो इनको समायोजित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को राष्ट्रीय मानव के रूप में विकसित करना होगा। कहने का मतलब हमें आज़ादी तो मिली 1947 में, लेकिन हमारा उसी तरह से जब 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए तो उस समय हमें एक मेटामार्फोसाइज्ड इंडियन सिटीजन चाहिए था जो सिर्फ भारतीय हो, न हिंदू हो, न मुस्लिम हो, न सिख हो, न ईसाई हो, न तो ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, सिर्फ भारतीय हो। शायद इतना ज्यादा कल्चरल डाइवर्जन था कि तत्कालीन समय के जो हमारे विशेषज्ञ लोग थे, जो राजनीतिज्ञ लोग थे, शायद ध्यान नहीं दिए, ध्यान दिए तो उस लेवल पर हम काम नहीं कर पाए। लेकिन आज इस समाज को इस विचार की आवश्यकता है कि समायोजन किया जा सके। तो हमें पहले अपने आप को पूर्ण भारतीयता के पहलू में, कहने का भारतीयता की बाउंड्री में या लिफाफे में अपने आप को बांधना होगा कि सबको अंदर डाल दो। एक मशीन हो, सपोज दैट ये एक ऐसी हम मशीन निर्मित कर दें कि उसमें सभी भारतीयों को डाल दें। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ये वैसे सबको डाल दो और वहाँ से वो मशीन जादू वाली हो कि इधर से डाले और जादू से निकल जाए कि ये सिर्फ भारतीय है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारा स्टेटमेंट हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन हमारे राष्ट्र की आवश्यकता तो यही है। इसी की तो हम बात कर रहे हैं कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल या जो भी बैक आजादी से पहले या आज की भी बात करो कि आज से पहले जो कुछ हुआ उसको हम भूलते हैं और जो कुछ होने वाला है उसको एक नया आधार देते हैं। कहने का मतलब एक मशीन लाते हैं, वो वैचारिक मशीन हो, मानसिक क्रांति हो, वैचारिक क्रांति हो। वो मशीन कैसी हो? वैचारिक क्रांति वाली, और उसमें सबको डालो और उस मशीन से जब निकले तो सबके ऊपर सिर्फ एक टैग लगा हो, भारतीय भारतीय भारतीय। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो लास्ट वाले जो प्रश्न निबंध में हमने देखा था, तो इतिहास को फिर से लिखो, कोई विरोध न करे, राइटर हो, वैज्ञानिक हो, साहित्यकार हो, जिनमें नकारात्मकता की भावना है उसे किसी की टाइटल मत दो। न तो वो लीडर है, न तो साहित्यकार है, न तो वैज्ञानिक है, न तो वैचारिक तथ्य प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है। हमें सकारात्मकता चाहिए, हमें वाद, मैंने कहा वाद की जगह हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। और योग कौन चाहिए? साम्य योग। तो यहां पर साम्य योग हमारे पास क्या है? देखें, साम्य योग क्या है? वाद क्या है? व्यक्ति, जाति, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इस तरह से अनेकवाद नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? साम्य योग। तो साम्य योग के लिए हमें मशीन चाहिए कि एक मशीन हमने लिया, इधर से आपने एक मशीन बना दिया, या आप ऐसे भारतीय, आप कैसे बनाओगे मशीन अभी मैं बताऊंगा आपके, हम भारतीय के उत्तरदायित्व को यहां से इनको डाला और इधर से निकला तो सिर्फ क्या निकला? भारतीय। तीन वाद को हम कैसे मिटाएंगे? जो पूर्व की तथाकथित गलतियां हैं उनको हम भूल जाए। आज हम 21वीं शताब्दी के भारत की बात करें तो क्यों करें? क्योंकि भाई आजादी से पूर्व ही जब संविधान का हमने निर्माण किया तो हमने कसम खाई, एक अप्रोच पेपर दिया गया, प्रपत्र दिया गया, उस प्रपत्र को हमने नाम क्या दिया? संविधान।
संविधान में क्या कहा गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब कहा गया कि कोशिश की गई कि ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, ऊंच नीच सब बिखरेगा और हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य क्या निर्धारित हुआ? ये जिसको सब जानते हो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग उसके समस्त नागरिकों को प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब मशीन में डाला, किसको डाला? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको डालो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको डालो उसमें, और कहो कि वहां से निकलो भारतीय होके। जब भारतीय होके निकलोगे तब आपको ये अधिकार दिया जाए कि इस उद्देशिका को पढ़ो। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को? भारत के समस्त नागरिकों को। आज 1 अरब 40 करोड़ नागरिकों को क्या देंगे? न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया। जबकि भारतीय होंगे तब। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध वैश्य होंगे तो कुछ नहीं दे पाएंगे। अब आप इस चीज पर चर्चा करें कि आप हो कौन? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो या भारतीय हो? ये बहुत बड़ा प्रसंग है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। फिर विचार, व्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी देंगे। हर प्रकार की थॉट की, एक्सप्रेशन की, सब प्रकार की अभिव्यक्ति। क्या सबको दिया? इसलिए नहीं दिया कि हम तो भारतीय हैं नहीं। हम क्या हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हैं। फिर प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए उसी समय निर्धारित हो गया। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा जो अप्रोच पेपर तैयार किया गया, जिसको हमने पवित्र संविधान का नाम दिया, आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये करना होगा। अब सवाल है कि ये कैसे होगा? ये हमारा भारत, संपूर्ण भारत कैसे बनेगा? तो जरूरी ये है कि इतना, जब आपसे मेरी बात ये हो गई तो ये भारत, हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि जब हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से परे हो जाएंगे तब हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो राष्ट्र क्या होगा? हमारी भाषा में हम इसको बोलते हैं, एक शब्द देते हैं S3 3SDR। नेशन हमारा होगा सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हर भारतीय का यही उद्देश्य होगा। और चूंकि इतिहास का यहां स्वरूप क्या है, ये इतिहास गवाह है, सत्य तथ्य है कि जब भी हम लड़ते हैं अपने ऐतिहासिक दुर्व्यवस्था को लेकर, इशारा काफी है आपके लिए। तो जो इतिहास लिखा गया जिसमें नकारात्मकता है, उस इतिहास को सुधारने की जरूरत है, समायोजित करने की जरूरत है। और समायोजन के दृष्टि में या हमारा लक्ष्य क्या हो? S3DR नेशन, 3SDR नेशन, सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत, समाजवादी भारत, पंथ निरपेक्ष भारत, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य भारत, S3DR। इसके लिए हमें क्या करना होगा? भारतीय बनना होगा। तो जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं
वाद को छोड़कर हमें साम्य योग लेना होगा, और जब साम्य योग लेंगे तो सबका विकास होगा। इसलिए जरूरी ये है कि जो ऐतिहासिक स्वरूप है, जैसे मैंने कहा कि जो ऐतिहासिक स्वरूप हमारे पास हम लोगों ने देखा कि जो इन विद्वानों ने कहा, इन लोगों ने जोड़ तोड़ने की कोशिश की, इसमें भी कुछ नकारात्मकता देखी गई, लेकिन सब भूलने के लिए हम तैयार हैं। अब एक ऐसे इतिहास को लिखा जाए जिसमें ये बताने की कोशिश कर दी जाए कि वो गलत था, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं उस समय के डिमांड के अनुसार थी। आज डिमांड भारत की है, तो भारत में हमें कैसा भारत चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला भारत चाहिए, जिसमें सबको न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सब में एकता हो, सब में बंधुता हो, और इस तरह से हमारे लिए एक सर्वोपरि सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्र हमें चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमने शीर्षक लिया कि प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक इतिहासकारों का मत चाहे जो भी रहा हो, ये मत कब आए? स्वतंत्रता से पूर्व। ध्यान रखना, अब स्वतंत्रता के बाद लगभग 70 वर्ष की यात्रा हम लोग तय कर चुके हैं। अब उसके बाद इस वाद का कोई मतलब नहीं, विवाद का कोई मतलब नहीं। हमें इतिहास को सुदृढ़ता के साथ एक नए तरीके से प्रस्तुत करें, जिससे हमें हमारा सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो, जिससे हमारे सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो। अब एक बार प्रश्नों को एक बार फिर आप देख लें। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में यूरोपीय तथा भारतीय इतिहासकारों के विरोधाभास का मूल्यांकन करें। 200 शब्द में करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों को आधुनिक इतिहासकारों ने कैसे दूर किया, स्पष्ट कीजिए 200 शब्द में। और निबंध वाले प्रश्न में हमने बात किया था, भारत को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए पूर्वलिखित इतिहास का परिमार्जन जरूरी है, जो कि लास्ट में कहा। शक्तिशाली राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? 3SDR नेशन, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए परिमार्जन जरूरी है कि हम वाद से हटकर साम्य योग की तरफ चलें। जैसा कहा कि वो मशीन हमें बनानी पड़ेगी। वो मशीन कैसी होगी? सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति वाली मशीन होगी, जिसमें साम्य योग की बात हो, वाद की बात न हो, और हम एक भारतीय के रूप में क्या हो? विकसित हों। तो यहाँ जरूरी है, ये जो है निबंध से संबंधित है। और ध्यान ये रखें कि इस टॉपिक में जितने प्रसंग हैं आपके पास बोर्ड पर दिखाए गए, ये आपके पास इसके PDF भी चले जाएंगे। तो जो पुस्तकें हैं, किस पुस्तक को किसने लिखा, किसने किस पुस्तक का अनुवाद किया, ये जो टॉपिक आएंगे फैक्चुअल आएंगे, फैक्ट आधारित, और हर एग्जामिनेशन में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना, चाहे UPSC हो, स्टेट PSC हो, या अदर बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले एग्जामिनेशंस हो। इतनी चर्चा इसलिए कर दी गई आपके साथ क्योंकि आपको भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में थोड़ी सी जागरूकता भी आए, समझ भी आए, और साथ में आपके व्यक्तित्व के विकास में भी इसका योगदान परिलक्षित हो, या ये अपनी भूमिका प्रस्तुत कर सके। ठीक, तो आगे फिर इसी तरह से कुछ जटिल, अच्छे, या कहा जाए कि परीक्षा की दृष्टि से संबंधित, या परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे प्रसंग के साथ आगे फिर हम लोग हाजिर होंगे। सबको नमस्कार।